हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज अविनाश कुमार झा और मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे थे इरिगेशन इंजीनियरिंग। अभी तक मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स फिनिश करा दिए हैं। कुछ 4-5 आपके छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं, जिसके अंदर आपका एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम्स, उसके बाद मैं बात करूँ आप लोगों से योर सीपेज थ्योरी, और आपका जो है यहाँ पे आपका डिफरेंट आपके स्पिलवेज और आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स वाले छोटे छोटे टॉपिक्स आपके बाकी हैं। इसके अलावा हमें कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों से जो है एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डिफरेंट फोर्सेज जो अप्लाई हो रही है हमारे डैम के ऊपर, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि वेरियस मोड्स ऑफ फेलियर, जो भी हमारे मोड्स ऑफ फेलियर होते हैं हमारे डैम्स के, वो मैंने आप लोगों को डिस्कस किए थे। आपसे मैंने बताया था कि द ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग, crushing of the dam and the tension forces and coming on the dams are the different modes of the failure. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस एलिमेंट्री प्रोफाइल। एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या होते हैं, उस पे कैसे फोर्सेस लगते हैं, कैसे कैलकुलेशंस होती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्लासेस ज्वाइन करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिर से कि यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं रिलेटेड टॉपिक, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट ऑन माय टेलीग्राम पेज अविनाश लाइव। ठीक है, अविनाश लाइव टेलीग्राम पेज है, जहाँ पे आप लोगों मुझसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी स्ट्रक्चर एनालिसिस, जी हाँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो है मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों से इन द प्लस क्लासेस फ्रॉम 8 PM टू 9 PM डेली। 8 PM टू 9 PM डेली हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम वेरियस टॉपिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिफरेंट क्वेश्चंस आज इन द प्रीवियस ईयर्स एंड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो मैं आप लोगों से वहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो फटाफट से कोर्स एनरोल कर लीजिए ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें ऑलरेडी 5 क्लास हो चुकी हैं। आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लस, इफ यू वांट टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज माय कोड अविनाश11 AVINASH11 एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट ऑफ ऑन ऑल प्लस कोर्सेज। गेट ESE का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप यूज कर सकते हैं, चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको SSC का सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आप यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर की क्लास दे रहा हूँ मैं आपके गेट ESE वाले चैनल पे अभी ले रहा हूँ। इसके अलावा कुछ स्पेशल क्लासेस भी मैंने ली है स्ट्रक्चर एनालिसिस की, जिसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस के डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके बारे में डिटेल मैं आपको सारी डिटेल्स जो भी होंगी 1 by 1 मैं आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम पेज जो है वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो फटाफट टेलीग्राम पेज फॉलो कर लीजिए। यू कैन फॉलो मी ऑन प्लस बाय सर्चिंग प्रोफाइल अविनाश झा। वहाँ पे सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी हमारी अपकमिंग कोर्सेज आएंगे उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, प्लस क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मेरा कोड यूज कीजिए अविनाश11 AVINASH11 एंड यू विल गेट 10% ऑफ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन मैसेज मी ऑन द अविनाश लाइव टेलीग्राम पेज एंड आई विल हेल्प यू आउट इन द सब्सक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल की। एलिमेंट्री प्रोफाइल होता क्या है और उसका शेप हम कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज सिमिलर टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरिएशन। अब क्या हो गया कि जो हमारा ग्रेविटी डैम था अभी तक हमने डिस्कस किया था, वो कुछ इस तरीके के शेप का था। मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो कुछ इस तरीके का शेप का था आपका, राइट, जिसके अंदर आपका जो है टॉप पे यहाँ पे कोई ना कोई विड्थ होता था, और आपका यहाँ पे वाटर होगा अपस्ट्रीम साइड पे, और डाउनस्ट्रीम आपका टेल एंड पे भी आपका कुछ वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसको मैं स्मॉल h हाइट बोलता था, और अपस्ट्रीम साइड में मैं बोलता था कैपिटल H हाइट। अब क्या कर रहे हैं हम जो है डैम के जो शेप है उसको एक एलिमेंट्री ट्राइंगल की तरह यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, और उससे हम एनालिसिस करके उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हमारे डैम की हाइट कितनी होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर डिफरेंट मोड्स ऑफ फेलियर वहाँ पॉसिबल ना हो। हमने ट्राइंगल ही क्यों एज्यूम किया? ट्राइंगल इसलिए एज्यूम किया क्योंकि जो हमारा प्रेशर लग रहा था, वाटर प्रेशर, वो क्या लग रहा है यहाँ पे, आपका जो शेप ऑफ प्रेशर वेरिएशन ऑफ द वाटर है वो भी क्या है, ट्रायंगुलर शेप का है। इसके अलावा जो अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है वो भी एक ट्रायंगुलर शेप का है। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी हैव टेकन एलिमेंट्री प्रोफाइल एज अ ट्रायंगुलर शेप। इसके अलावा दूसरा रीजन ये भी है कि जो सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल जो है वो क्या होता है आपका, अगर बेस विड्थ b है तो सेंट्रॉइड इसका होता है आपका b/3 पे। ठीक है, तो क्या करता है ये आपका क्या कहते हैं, आपका जो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा b/3 पे होने पे इसका क्या होता है, यहाँ पे हमको जो है कोई भी टेंशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, या अगर b/3 पे है तो अगर x बार की बात करूँ मैं आपसे,
फ्रॉम द सेंटर, तो एक्स बार क्या हो जाएगा b/2 माइनस b/3, दैट विल बी इक्वल टू b/6, जो कि हमारा क्राइटेरिया है ऑफ द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया मैंने आप लोगों से पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। जिन्होंने क्लास फॉलो नहीं किया है मैं उनको बता देता हूँ कि द इसेंट्रिसिटी जो आपकी रिजल्टेंट इसेंट्रिसिटी आती है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू b/6। तो ट्रायंगुलर अगर जब हम यहाँ पे एलिमेंट्री प्रोफाइल कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा जो इसेंट्रिसिटी निकल के आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी, b/6 निकल के आएगी। इसके अलावा कोई और अगर शेप एज्यूम करते जिसके अंदर हमारा टॉप पे कोई विड्थ एज्यूम हमारा करना पड़ता, उस केस में हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होती, लेकिन हमारा डैम के ऊपर हमारे पास टेंशन फोर्सेस देखने को मिलते, एंड टेंशन फोर्सेस आर नॉट अलाउड इफ वी आर यूजिंग कंक्रीट एज अ मटेरियल, ठीक है। ये तो बात होगी कि हम एलिमेंट्री प्रोफाइल ट्रायंगुलर क्यों ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उस पर कितने टाइप के आपके फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, फिर हम बात कर लेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ फेलियर के बारे में, ठीक है। So first of all the triangular is assumed because the hydrostatic variation is also triangular. Now it is assumed that water is present full height in the upstream side. जो आपका upstream side है वहाँ हम assume करते हैं कि आपका water जो है वो full height पे present है, that is capital H. और आपका जो टेल एंड है, टेल एंड पे आपका वाटर अवेलेबल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेशर वेरिएशन हो जाएगा। दिस इज प्रेशर वेरिएशन and this one will be your uplift pressure, ठीक है। this value will be P1, ठीक है, and this ordinate will be gamma W into H। इसी तरह अपलिफ्ट प्रेशर के अंदर कोफिशिएंट हम C से मल्टीप्लाई कर देंगे, this will be C gamma W into H and at the tail end it will be 0, क्योंकि वहां पे हमारे पास टेल वाटर अवेलेबल नहीं। सिंपल इक्वेशंस, सबसे पहले बात कर लेता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, गामा कंक्रीट अपॉन गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। सी इक्वल्स टू 1 व्हेन अपस्ट्रीम इज कंसिडर्ड, जब आपका अपस्ट्रीम कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे तब आपका सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जब हम सी इक्वल्स टू 0 कब करेंगे, व्हेन अपस्ट्रीम इज नॉट कंसिडर्ड, मतलब आपका टेल एंड के बाद आपका सी 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास एरिया क्या निकल के आ जाएगा ऑफ अपस्ट्रीम फोर्सेज, क्या निकल के आ जाएगा, हाफ इंटू गामा डब्ल्यू बी इंटू एच इंटू सी। ये आपका विड्थ अगर बी है, दिस बेस विड्थ इज बी, ठीक है, उसके हिसाब से हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, ठीक है जी। ये तो बात होगी आपकी, ये आपकी होगी अपलिफ्ट प्रेशर। नेक्स्ट आपका प्रेशर वेरिएशन क्या हो जाएगा, हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। सिंपल, द एरिया ऑफ दिस प्रेशर वेरिएशन, एरिया ऑफ दिस प्रेशर, विच प्रेशर, दिस प्रेशर वेरिएशन ग्राफ we have to plot, and this value is equals to this term, that is gamma W H square divided by 2. W is the weight of the dam and W will be given as specific gravity of the concrete into gamma W, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी इंटू बी एच बाई 2। हम लेंथ 1 एज्यूम कर रहे हैं तो एल बी एच बाई 2 नहीं होके तो क्या हो जाएगा, बी एच बाई 2 हो जाएगा। ये बी एच बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि हमने एलिमेंट्री प्रोफाइल ट्राइंगुलर एज्यूम किया है। एरिया क्या हो जाएगा उसका ट्रायंगुलर का, हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है, एंड एरिया इंटू लेंथ विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम। और वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, एल इक्वल टू 1 एज्यूम कर लिया मैंने यूनिट, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। सिंपली दैट वॉल्यूम विल बी मल्टीप्लाइड बाय द योर स्पेसिफिक ग्रेविटी, द डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट, देन इट विल गिव यू द वेट ऑफ द योर डैम और ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल। ये तो बात होगी डिफरेंट फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन द एलिमेंट्री प्रोफाइल। 3 फोर्सेज लग रही हैं आपकी मेनली, फर्स्ट वन इज प्रेशर फोर्स, सेकंड इज अपलिफ्ट फोर्स एंड थर्ड इज योर वेट ऑफ द डैम। सिंपल इसके इक्वेशन ध्यान रखिए, हाफ गामा डब्ल्यू बी इंटू एच इंटू सी, प्रेशर का क्या हो जाएगा हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, और वेट का क्या हो जाएगा एस सी गामा डब्ल्यू, एस सी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट इंटू गामा डब्ल्यू दैट इज डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इंटू बी एच बाई 2 बिकॉज लेंथ इज कंसिडर्ड एज यूनिट वैल्यू। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट डिफरेंट कंडीशंस देख लेते हैं। 4 कंडीशन मैंने कल बात की थी, 4 कंडीशंस मैं आज भी बात करूंगा। फर्स्ट वन इज सिंपल, टू प्रिवेंट ओवरटर्निंग फेलियर। ओवरटर्निंग के लिए देखिए कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपका जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो क्या लगेगा, आपका h/3 फ्रॉम द बॉटम अप्लाई होगा, रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स, ठीक है। इसी तरह आपका जो अपलिफ्ट फोर्स प्रेशर अप्लाई होगा दैट विल अप्लाई b/3 फ्रॉम द
अप स्ट्रीम एंड। इसी तरह जो आपका वेट अप्लाई होगा वो कितना होगा, b/3 फ्रॉम द अप स्ट्रीम एंड। जो इसका वेट होगा वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा अबाउट दिस। अगर मैं बात करूं अबाउट दिस टो की बात करूं अगर मैं, तो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा अबाउट टो एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि देखिए सिंपल दिस वेट व्हेन अप्लाइड लाइक दिस, तो क्या होगा, दिस w इंटू दिस डिस्टेंस 2b/3, दिस वैल्यू विल गिव यू मोमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको आपको आपका ओवरटर्निंग मोमेंट कौन सा होगा, दिस इज रेजिस्टिंग मोमेंट। ओवरटर्निंग मोमेंट होगा आपका प्रेशर वेरिएशन के कारण और दूसरा आपका अपलिफ्ट प्रेशर के कारण। ठीक है, इस आपका जो वाटर प्रेशर आएगा उसकी वजह से क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा। सिमिलरली आपका जो अपलिफ्ट प्रेशर आएगा उसकी वजह से भी एक क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा अबाउट द टो। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, दैट इज रेजिस्टिंग मोमेंट, और ओवरटर्निंग मोमेंट निकाल लेंगे। एंड फॉर द प्रिवेंशन अगेंस्ट द ओवरटर्निंग फेलियर दैट वी हैव टू सैटिस्फाई, सिंपली वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन दैट इज रेजिस्टिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू योर ओवरटर्निंग मोमेंट। तो क्या होगा, आपका जो है डैम, जो एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम है वो क्या होगी, स्टेबल होगी और ओवरटर्निंग में फेल नहीं होगी। सिंपल कंडीशन, सिंपल कंडीशन, W into 2b/3 is the resisting moment, P1 into h/3 is your overturning moment due to pressure force, this is due to pressure force of water, and this is due to uplift force, and this is weight of the dam। ठीक है, सिंपल क्या करूंगा, वैल्यूज पुट कर दूंगा, SC गामा W BH/2 into 2b/3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी जो मैंने अभी कैलकुलेट की थी। सिंपल कैलकुलेट करेंगे, द वैल्यू ऑफ B शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/√2 SC minus C। सिंपल कंडीशन कम्स आउट इज दिस। कंडीशन ध्यान रखिए, डेरिवेशन नहीं भी ध्यान रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। SC minus C, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर base of the elementary profile. This condition should be satisfied for the resisting moment to be greater than the overturning moment, and subsequently the overturning failure will be avoided when width of the base is greater than h/√2 SC minus C। ठीक है, C की वैल्यू गिवन होगी, SC की वैल्यू गिवन होगी, सिंपल हाइट की वैल्यू गिवन होगी, तो हमारे पास वहां पे मिनिमम वैल्यू ऑफ बेस विड्थ कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट कंडीशन, दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन इन विच ओवरटर्निंग इज कंसीडर्ड। नेक्स्ट इज योर टू प्रिवेंट टेंशन फेलियर। नेक्स्ट आपका टेंशन फेलियर है। सिंपल कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी, योर E is less than equal to B/6। दिस वाज द ओनली कंडीशन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू प्रिवेंट योर टेंशन फेलियर। मतलब मिडल थर्ड रूल जो मैंने आपको कंडीशन बताया था वो यहाँ पे कंडीशन हमको लगानी है। ठीक है जी, अब आपका ये एलिमेंट्री प्रोफाइल है, देखिए ध्यान से देखिए इसको, दिस इज योर एलिमेंट्री प्रोफाइल, राइट। अब हमारा वेट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कुछ इस तरीके से, सच दैट योर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड इज x बार, राइट। तो दिस x बार इज व्हाट, अब आपका ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आपकी B/3। ठीक है, सिंपली व्हाट वी हैव टू सेटिस्फाई, जो आपका वैल्यू निकल के आएगा B/2 माइनस x बार। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, वापस से प्लॉट कर देता हूँ मैं क्लियरली आप क्लियर के लिए, कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका। दिस इज योर एलिमेंट्री प्रोफाइल, राइट, दिस इज योर एलिमेंट्री प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे आपका रिजल्टेंट वेट अप्लाई हो रहा है, दिस रिजल्टेंट वेट इज अप्लाइंग हियर। सपोज दिस रिजल्टेंट वेट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द अपस्ट्रीम एंड, राइट, और ये आपका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो आपका इसेंट्रिसिटी अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, B/2 माइनस x बार, एंड दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, B/6। सिंपल कंडीशन फॉर द टेंशन फेलियर, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, B/2 माइनस x बार इज लेस देन इक्वल टू B/6। सिंपल व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट x बार। ठीक है, ये हमारा x बार निकल के आ गया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू B/3। x बार की बात करूँ तो x बार कैसे निकालेंगे, सिंपल the sum of all the moments divided by sum of all the vertical forces। सिंपल हमारे पास x बार निकल के आ जाएगा।
समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ मोमेंट रेजिस्टिंग माइनस समीशन ऑफ मोमेंट ओवरटर्निंग डिवाइड बाय W माइनस U. W इज द वेट अप्लाइंग एंड U इज द अपलिफ्ट फोर्स अप्लाइंग ऑन द डैम इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देंगे वैल्यू पुट करके, सब हमको पूरा वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में हमारे पास ये कंडीशन निकल के आ जाएगी, दैट इज width of the elementary based dam should be greater than equal to h divided by under root SC minus C. This is the width of the elementary dam for resisting tension failure. ठीक है, क्लियर है ये चीज. चले आगे, ये आपकी दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई. ठीक है, चलिए दो कंडीशन मैंने बता दी आपसे कि यहाँ पे हम ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे और उससे हमारा एलिमेंट्री प्रोफाइल का हमारे पास बेस विड्थ निकल के आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट स्लाइडिंग फेलियर. स्लाइडिंग फेलियर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कल कि स्लाइडिंग फेलियर का मतलब क्या हो गया, जब आपका स्लाइडिंग फोर्स है वो लेस देन रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा तो क्या होगा, आपका स्लाइडिंग फेलियर आपका नहीं होगा. ठीक है, सिंपली हमको क्या करना है, हमको जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है उससे हमको कंपेयर कर लेना है वैल्यूज, उससे हमारा निकल के आ जाएगा. देखिए स्लाइडिंग फोर्स मतलब स्लाइडिंग फोर्स कौन सा हो गया, जो एक्सटर्नली अप्लाइड हो रहा है, एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है टू स्लाइड द डैम. स्लाइड करने के लिए डैम को क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है. दैट वैल्यू शुड बी लेस देन रीस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है शुड बी लेस देन योर फ्रिक्शनल फोर्स. सिंपल सिंपल सिंपल. अब बात करूं मैं आपसे कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है एलिमेंट्री प्रोफाइल पे, आपका वेट तो अप्लाई हो रहा है वर्टिकली, इसी तरह आपका जो अपलिफ्ट प्रेशर वो अप्लाई हो रहा है, वो कैसे अप्लाई हो रहा है, आपका वो भी वर्टिकल अप्लाई हो रहा है. द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज अप्लाइंग इज ड्यू टू द प्रेशर फोर्स. ये प्रेशर फोर्स क्या कर रहा है, आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहा है. This P1 should be less than equal to mu times of summation of vertical force. Friction force क्या होता है, simply mu times of normal reaction. Yes or no? Physics में पढ़ा था हमने. Mu times of normal force will give you the value of friction force. In this case, the normal force is what? Normal force is the summation of vertical forces. Normal force is summation of vertical forces that is given by W minus U. Minus U किस लिए, क्योंकि हमारा U जो है, जो हमारा अपलिफ्ट प्रेशर है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और जो आपका वेट है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सिंपली वी हैव टू अप्लाई द इक्वेशन, जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज इक्वेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ W एंड U. ठीक है, तो हमारे पास बेस विड्थ निकल के आ जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन h अपॉन म्यू SC माइनस C. दिस बेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन म्यू SC माइनस C. This is the elementary profile base width for preventing sliding failure. ठीक है, ये आपकी तीसरी कंडीशन फुलफिल हो गई जिसके अंदर हमने स्लाइडिंग फेलियर भी यहाँ पे कंसीडर कर लिया. चलिए समझ लीजिए चीज़ों को, काफ़ी इजी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. ठीक है, बेसिक जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है एनालिसिस ऑफ डैम्स के अंदर, उसी का आगे एक्सटेंशन है एलिमेंट्री प्रोफाइल. नेक्स्ट बात कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारा है टू प्रिवेंट क्रशिंग फेलियर. क्रशिंग फेलियर के मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल फॉर्मूला, दैट वाज सिग्मा 1 का. सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू योर, सिग्मा 1 जो है आपका जो भी परमिसिबल स्ट्रेस है उससे कम होना चाहिए. हमने परमिसिबल स्ट्रेस मान लिया योर वैल्यू f. ठीक है, दैट सिग्मा 1 जो है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू f होना चाहिए. सिग्मा 1 का कल मैंने आप लोगों को फॉर्मूला डिराइव कराया था. सिग्मा 1 वाज नथिंग बट व्हाट, सिग्मा v sec स्क्वायर अल्फा माइनस सिग्मा 2 टेन स्क्वायर अल्फा. सिग्मा 2 था ड्यू टू टेल वाटर डेप्थ, यहाँ पे टेल वाटर डेप्थ हमारे पास 0 है तो दिस कमिंग आउट टू बी 0. तो हमारे पास सिग्मा 1 क्या आ गया, सिग्मा v sec स्क्वायर अल्फा. सिग्मा v सिंपल हमको पता है समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स डिवाइड बाय v 1 प्लस 6e डिवाइड बाय b. ठीक है, इससे हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये वैल्यूज निकल के आ गई, मैंने यहाँ पुट कर दी. सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे, b इक्वल टू b बाई 6 रखेंगे फॉर सिग्मा v मैक्सिमम वैल्यू. उसको सिंप्लीफाई करना है हमको एंड द फाइनल वैल्यू विल बी, फाइनल वैल्यू इज इंपॉर्टेंट. आपको डेरिवेशन एग्जाम्स में प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, डेरिवेशन मैं फिर भी समझा दिया आप लोगों को. सिंपल द फाइनल वैल्यू इज h शुड बी लेस देन इक्वल टू f. f इज व्हाट, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर क्रशिंग डिवाइड बाय गामा w
SC minus C plus 1. This is the value of height of the elementary profile. ठीक है, मतलब ये हाइट अगर होगी तो आपका जो एलिमेंट्री प्रोफाइल है वो यहाँ पे क्रशिंग में फेल नहीं होगा. ठीक है, चलिए सिंपल 4 इक्वेशन, 3 हमारे बेस विड्थ की और चौथी कंडीशन हमारी हाइट ऑफ द एलिमेंट्री प्रोफाइल की बेस्ड ऑन द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. simple things, very simple things. Now last most important point, that is this is note is what this notes is what simply if the height of the dam is less than the above height then it is called a low dam. Simple याद रखिए, आपसे पूछ लेगा what is a low dam and what is a high dam. Simple condition, when height of the dam is greater than the height considering the crushing strength of the concrete then that is called high dam. जब आपका height उससे ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे high dam. When this height is less than the height considered for the crushing then it is called the low dams. ठीक है, यहाँ पे जो है आपका टॉपिक जो है एलिमेंट्री प्रोफाइल का वो फिनिश हो गया. I think everything is clear. I have covered everything in this topic. कुछ भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है इसके अंदर. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, आपको सारे टॉपिक इसके अंदर मिल जाएंगे. इरिगेशन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. अब मैं बात करूं आपसे पढ़ाने के लिए, इसमें इतना ज़्यादा है कि आप 20 दिन तक भी पढ़ते रहेंगे तो भी ये टॉपिक आपका फिनिश नहीं होगा, क्योंकि इतनी वास्ट टॉपिक है. वियर हैं, बैराजेस हैं, थ्योरी ऑफ सीपेजेस हैं, फिर मैं आप लोगों से बात करूँ अंडर स्लूसेज हैं, स्पिलवेज हैं, फिर आपके पास क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हैं, एक्वाडक्ट है, साइफन एक्वाडक्ट है, ग्रेओन्स हैं. नंबर ऑफ टॉपिक्स आर अवेलेबल, नंबर ऑफ टॉपिक्स. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ इज, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम कितना ज़्यादा इसके अंदर पढ़ रहे हैं. ये इम्पॉर्टेंट अब ये है कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ रहे हैं. हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो कि आपका सिलेबस में दी हुई है, प्लस वो चीज़ पढ़ेंगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है. मैंने आप लोगों से अभी तक वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जो अभी तक क्वेश्चंस में पूछे गए हैं. मैं चाहे एग्जाम्स की बात करूं, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज की, चाहे मैं बात करूं आपसे गेट की, चाहे मैं बात करूं आपसे एसएससी की, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम्स की. फर्स्ट थिंग तो ये कि मैं सारे वो टॉपिक्स डिस्कस कर लूंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं. इसके अलावा सिलेबस में जो भी गिवन है मैं उसको टच पक्का करूंगा, लेकिन उसको डीप में एनालिसिस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, और उसके अंदर हमको बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है because we don't have to do PhD in the irrigation engineering. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ सीपेज. इसके अंदर हम थ्योरीज पढ़ेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा जो हमें थ्योरी दी गई है. फर्स्ट वन विल बी द ब्लाइथ थ्योरी, सेकंड वन विल बी द योर लेंस वेटेज क्रीप थ्योरी, एंड लास्ट वन विल बी योर होसलाज थ्योरी. होसलाज थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी. ठीक है, ब्लाइथ थ्योरी जो हमको दी गई उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज हम देखेंगे और उसके अंदर क्या हमको वैल्यूज निकली थी वो हम देखेंगे. उससे पहले हम समझ लेंगे कि सीपेज क्या होता है, हमको सीपेज एनालिसिस क्यों पढ़नी है, इंपॉर्टेंट क्यों है हमको पढ़ने के लिए, वो हम देख लेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. थ्योरी ऑफ सीपेज. सबसे पहले समझ लीजिए कि हम थ्योरी ऑफ सीपेज पढ़ क्यों रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है. मैं एग्जांपल लेता हूं एक वियर का. ये हमारे पास एग्जांपल है जिसके अंदर एक वियर है. सबसे पहले समझ लीजिए वियर क्या होता है. वियर इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द रिवर to raise its water level so that a fraction of its flow can be diverted into the canal irrigation network. Simple thing. मैंने आप लोगों को जब इरिगेशन स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बताया था रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पे आपका एक ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको हम यहाँ पे वियर बोल रहे हैं. वियर भी हो सकता है, बैराजेस भी हो सकते हैं. ठीक है, दिस इज सिंपल अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द रिवर to raise its water level so that a fraction of water can be diverted into the canal system or for the canal irrigation network. ठीक है, मेन कैनाल के बाद ब्रांच कैनाल, ब्रांच के बाद डिस्ट्रीब्यूटर माइनर्स एंड फाइनली टू द फील्ड दैट नीड टू बी इरिगेटेड. सिंपल थिंग, इट इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मेड फॉर द रेजिंग द हाइट ऑफ द वाटर फॉर द डाइवर्जन ऑफ वाटर. ठीक है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है. अब क्या हो गया, ये सपोज हमारे पास वियर आ गया, वियर के ऊपर यहाँ पे वाटर हाइट रेज कर रहा है. ठीक है जी, रेज कर रहा है. दिक्कत क्या है इसके अंदर, दिक्कत अब ये है कि हमारे पास यहाँ पे है कैनाल सिस्टम. ठीक है, जो भी यहाँ पे बेस है, यहाँ से क्या होगा, आपका वाटर सीपेज होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर. ठीक है, दिस सीपेज वाटर विल मूव इन समथिंग दिस लाइक पाथ एंड फाइनली आपका क्या होगा, अगर
if the force left in the water is more than the strength of the soil particles, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, if the force left in the water, force का मतलब जो भी हमारे पास हेड डिफरेंस की वजह से हमारे पास फोर्स जनरेट हो रहा है वाटर के अंदर, वो अगर ज़्यादा है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉयल पार्टिकल्स से, तब क्या होगा, ये आपका वाटर दूसरे एंड पे जाके निकल जाएगा और क्या होगा, साथ में हमारे सॉयल पार्टिकल्स को भी लेके बाहर निकल जाएगा. सिंपली व्हाट हैपन्स, दिस बिकम्स अ होलो पाइप लाइक फेलियर एंड दिस इज कॉल्ड पाइपिंग पाइपिंग या फिर अंडरमाइनिंग भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड पाइपिंग फेलियर. ठीक है, मतलब आपका वाटर जो है आपका अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में मूव कर गया with the level difference of the water due to head difference, that is called piping failure. ठीक है, क्लियर है. दिस इज व्हाई वी हैव टू स्टडी सीपेज एनालिसिस. सीपेज एनालिसिस क्यों पढ़ना हमको, पहले इसके रेमेडीज समझ लेते हैं. रेमेडीज क्या होते हैं इसके. ठीक है, सबसे पहले इसके दो तरीके के फेलियर्स हो सकते हैं. पहला आपका फेलियर ड्यू टू सरफेस फ्लो. सरफेस फ्लो का मतलब समझ में आ गया क्लियरली, सरफेस पे पानी फ्लो हो रहा है, जो वियर आपका कंस्ट्रक्टेड है उसका मटेरियल ऐसा हो, उसका डिजाइनिंग ऐसा हो कि वो उस वाटर प्रेशर को बियर नहीं कर पाए और आपका जो है सरफेस ऑफ द वियर पे आपका फेलियर ऑब्जर्व हो जाए. यही मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिख दिया आप लोगों के लिए. ड्यू टू एक्सेसिव टर्बुलेंट फ्लो कंडीशंस द वियर में फेल एज पर स्ट्रक्चरल डिजाइन कंसिडरेशंस एंड फेलियर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ वियर. ठीक है, दिस इज फेलियर ड्यू टू सरफेस फ्लो. नेक्स्ट इज सरफेस फेलियर ड्यू टू सब सरफेस फ्लो. फेलियर ड्यू टू सब सरफेस फ्लो मतलब आपका सरफेस के नीचे जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी वजह से फेलियर हो जाए. ये दो तरीके से हो सकता है. पहला मैंने बताया दैट इज माइनिंग, और दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दैट इज अपलिफ्ट प्रेशर. ठीक है, पहला हो गया आपका पाइपिंग या फिर अंडरमाइनिंग फेलियर. सिंपल मैंने जो आपको बताया वो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा दिया. द परकोलेटिंग वाटर बिलो द बेस ऑफ द फाउंडेशन मे एक्सर्ट सीपेज फोर्स ऑन द डाउनस्ट्रीम सॉइल पार्टिकल्स. सीपेज फोर्स एक्सर्ट करेगा डाउनस्ट्रीम सॉइल पार्टिकल्स. इफ द वाटर हैज सफिशिएंट फोर्स, वाटर के पास सफिशिएंट फोर्स है, when it emerges at the downstream and then it may lift the downstream soil particles. So downstream के soil particle को क्या करेगा, वो lift कर देगा along with the water. The above erosion continues backwards and results in the removal of soil particles and developed a pipe-like formation below the floor and the weir may subside in the vacant space, so formed ultimately failed in the piping mode. This is called piping or undermining failure. सिंपल ये चीज आपने जो है वो उसके अंदर भी पढ़ी होगी, जो आपका जो सॉइल मैकेनिक्स आता है उसके अंदर भी आपने पाइपिंग फेलियर यहाँ पे पढ़ा होगा. ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है इसके क्या क्या प्रिवेंशन मेजर हो सकते हैं टू प्रिवेंट पाइपिंग फेलियर. पहला मेजर क्या हो सकता है, बाय प्रोवाइडिंग मोर लेंथ ऑफ इम्परवियस फ्लोर. जो भी हमारे पास इम्परवियस फ्लोर है, जैसे कि हमारे पास ये वियर था, इसकी ये इम्परवियस फ्लोर है. ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, लेंथ इसका इंक्रीज कर दें अगर, तो वाटर को क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और इन द मीनवाइल जो भी फोर्स अवेलेबल है वाटर के पास वो क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगा और आपका वहाँ पे हेड लॉस ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पाइपिंग फेलियर अवॉइड हो जाएगा. मतलब सिंपली क्या करना है, हमको वाटर को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है जिससे उसका हेड लॉस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, जिससे क्या हो, वो वाटर जो है डाउनस्ट्रीम साइड में आपका निकल के ना आए और आपका सॉइल पार्टिकल्स को वहाँ पे डिस्टेबलाइज ना करे. दूसरा तरीका क्या हो गया इसके लेंथ को इंक्रीज करने का, दैट वी प्रोवाइड अ पाइल. आप वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कोई पाइल्स प्रोवाइड कर दीजिए. ठीक है, सच दैट जो भी वाटर आ रहा है आपका वो क्या होगा, पाइल्स के साइड्स में मूव होके उसको ऐसे मूव करना पड़ेगा. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लेंथ ऑफ द वाटर ट्रेवलिंग इज इंक्रीज्ड. लेंथ ऑफ द वाटर ट्रेवल्स इंक्रीज, दैट विल रिजल्ट इन द मोर हेड लॉस इन द वाटर. दो तरीके हैं सिंपल हमको लेंथ ट्रेवल्ड बाय द वाटर को इंक्रीज करना. These are the two methods that are need to be resolved used for the piping phenomena. ठीक है, next is your uplift pressure failure. ये तो बात होगी पाइपिंग फेलियर की. दूसरा है आपका uplift pressure failure. The water percolating below the base of the impervious foundation exert an upward pressure. जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ग्रेविटी डैम्स के अंदर, जो भी आपका वाटर परकोलेट हो रहा है बिलो द डैम, वो क्या करेगा, आपके डैम को पूरा का पूरा लिफ्ट कर देगा. दिस इज कॉल्ड अपलिफ्ट प्रेशर. If the uplift pressure is not counterbalanced by the weight of the impervious floor, then the weir may fail due to rupture. Simple, अगर उसका वेट ज़्यादा नहीं है उसके अपलिफ्ट प्रेशर से, तो क्या होगा, उस अपलिफ्ट प्रेशर की वजह से क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा, अल्टीमेटली आपका स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे रप्चर कर जाएगा. दिस इज द टू मेन इंपॉर्टेंट मेथड्स बाय विच योर
वियर कैन बी फेल्ड। ठीक है, अब हमारे पास क्या तरीके हैं अपलिफ्ट प्रेशर को यहाँ पे को कंट्रोल करने के लिए। पहला क्या है, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द इम्परवियस फ्लोर। इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द इम्परवियस फ्लोर मतलब जो भी हमारे पास थिकनेस ऑफ इम्परवियस फ्लोर है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। थिकनेस इंक्रीज करने से क्या होगा, वेट ऑफ द बैराज और वेट ऑफ द वियर इज इंक्रीज्ड। वेट ऑफ द वियर इंक्रीज करने से क्या होगा, दैट विल काउंटर बैलेंस द अपलिफ्ट फोर्स कमिंग ऑन द वियर। सिंपल कंसेप्ट, वेट इंक्रीज करना है, थिकनेस इंक्रीज कर दी, वेट इंक्रीज हो गया और उसने काउंटर बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट इज बाय प्रोवाइडिंग शीट पाइल। अगेन वी हैव टू प्रोवाइड अ शीट पाइल, जिससे क्या हो, आपका यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए। या तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है उसको इंक्रीज कर लीजिए, या फिर डी स्टेबलाइजिंग फोर्स है उसको डिक्रीज कर लीजिए। अपलिफ्ट प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, हम शीट पाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात हो गई आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स की। अब हम सीपेज थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको अब पता करना है कि मैंने यहाँ पे पाइल्स प्रोवाइड कर दी, यहाँ भी प्रोवाइड कर दी, सपोज यहाँ भी प्रोवाइड कर दी, और मैंने डाउनस्ट्रीम साइड में भी प्रोवाइड कर दी। तो अब जो है मेरा वाटर किस तरीके से मूव करेगा, हेड लॉस कैसे निकल के आएगा, तब हमें थिकनेस ऑफ इम्परवियस फ्लोर कितनी रखनी पड़ेगी, वो सब हम कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज का यूज करते हैं। क्लियर है, सिंपल फंडास, बेसिक थ्योरी दैट इज टोल्ड बाय मी। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। मैंने सब कुछ आपको नोट्स में लिखा दिया है, कोई भी डाउट आता है आप लोग मुझे टेलीग्राम पेज पे वापस पूछ सकते हैं। चलिए, फर्स्ट वन इज ब्लाइज क्रीप थ्योरी। इसके assumptions देख लेते हैं और फिर इसके हम मेथड्स देख लेंगे और वैल्यूज देख लेंगे क्या निकाल के आती है। सबसे पहले assumption की बात करूं मैं इसके अंदर, द परकोलेटिंग वाटर, फर्स्ट assumption, the percolating water creeps along the base of the impervious floor which is in contact with the subsoil. The length of the path thus traveled by percolating water is called creep length. जो हमारा बेस ऑफ द इम्परवियस लेयर है उसके अलोंग आपका वाटर जो है इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द सबसॉइल जो है उसके अलोंग आपका वाटर मूव करेगा, एंड द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द वाटर इज कॉल्ड क्रीप लेंथ। टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द वाटर इज कॉल्ड क्रीप लेंथ। Second assumption is the head loss per unit length of the creep is constant. The head loss, that is, suppose delta H is the head loss per unit length, is a constant. Okay, throughout the percolating passage, that is hydraulic gradient is constant. It means head loss is proportional to length of the creep. मतलब simple क्या हो गया, जो भी आपका head loss आएगा that is proportional to the length followed. जो भी आपका length आएगा उसको follow करेगा, उसके proportional आपका हेड लॉस निकल के आएगा। These are the two main assumptions in the Bly's creep theory. अब देख लेते हैं कैलकुलेशंस कैसे करनी है इसके अंदर। सिंपल वेरी सिंपल थ्योरी दैट इज ब्लाई थ्योरी। सिंपल क्या बोलता है ब्लाई, कि हमारे पास जो भी वाटर है यहाँ पे मूव कर रहा है, सपोज मैंने एक यहाँ पे शीट पाइल प्रोवाइड कर दी ऑफ लेंथ D1, मैंने यहाँ पे अंदर एक शीट पाइल प्रोवाइड कर दी ऑफ लेंथ D2, और मैंने एक और शीट पाइल प्रोवाइड कर दी टोटल लेंथ D3। टोटल लेंथ ऑफ द वाटर ट्रेवल्ड इज व्हाट, आपका वाटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये D1 पे ऐसे ट्रेवल हुआ, नीचे से मूव होता हुआ फिर ऊपर गया। अकॉर्डिंग टू ब्लाई थ्योरी दिस इज द पाथ फॉलोड, राइट, दिस इज द पाथ फॉलोड, ओके, दिस इज द टोटल पाथ फॉलोड बाय द वाटर अकॉर्डिंग टू द ब्लाइज क्रीप थ्योरी। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 2D1 प्लस 2D2 प्लस 2D3 प्लस B1 प्लस B2। सिंपल, जो भी आपका डिस्टेंस D1 है वो डबल ट्रेवल हो गया, D2 भी आपका क्या होगा, डबल ट्रेवल हो गया, D3 भी डबल ट्रेवल हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ दैट इज B1 एंड B2। सिंपल मैंने लिख दिया उसको, दैट इज दिस इज द लेंथ ऑफ द क्रीप। सीपेज हेड लॉस क्या हो जाएगा, दिस इज हाइट h, और जो हम टेल वाटर एज्यूम कर रहे हैं वो हम एज्यूम कर रहे हैं 0 पे। टोटल हेड लॉस इज h माइनस 0 दैट इज h। हेड लॉस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली h by l दैट इज हेड लॉस डिवाइड बाय टोटल लेंथ that is h by l। ठीक है, 1 by l also written as 1 is equal to g। Residual seepage head at any point will be equals to what, simply head loss minus h by l into x। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया x h by l से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल हेड में से उसको माइनस कर दीजिए, दिस वैल्यू विल बी द रेजिडुअल सीपेज हेड एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये तो बेसिक फंडा हो गया in the considering Bly's assumptions and Bly's theory।
अब देखिए, now different conditions need to be considered. First one is to prevent failure due to piping. What we have to do, what we have to consider according to Bly, जो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आया, एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट should be less than equal to 1 by c. Simply what we have, h by l is less than equal to 1 by c. h by l is less than equal to 1 by c and l is greater than equal to h into c, where c is the Bly's creep coefficient. Bly ने different soil के लिए, different conditions के लिए different value of creep coefficient provide की. सिंपल हमको क्या करना है, टोटल लेंथ क्या प्रोवाइड करनी है, जो भी आपका हेड लॉस है इनटू द Bly's creep coefficient. This is the total length that to be provided to the water to prevent piping in the structure. Simply L is greater than equal to H into C. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. नाउ सेकंड कंडीशन टू प्रिवेंट अपलिफ्ट. दो ही कंडीशन देखनी है हमको, पाइपिंग हमको प्रिवेंट करना है, दूसरा हमको प्रिवेंट करना है अपलिफ्ट. पहला हमने पाइपिंग के लिए देख लिया, L इज ग्रेटर देन इक्वल टू HC अकॉर्डिंग टू द Bly's creep theory. नाउ टू प्रिवेंट अपलिफ्ट व्हाट वी हैव टू assume डेटम इज इक्वल्स टू योर फ्लोर ऑफ द फाउंडेशन. टोटल आपका जो फ्लोर है उस पर हमने जो है यहाँ पे डेटम एज्यूम कर लिया. ठीक है जी. डेटम इज द रेफरेंस प्लेन. ओके, डेटम इज अ रेफरेंस प्लेन दैट वी हैव टू कंसीडर फॉर द कैलकुलेशंस. सीपेज हेड आपका क्या हो जाएगा, सीपेज हेड आपका क्या हो जाएगा, H प्लस टी. ठीक है, T क्या है, T इज द थिकनेस ऑफ द फ्लोर. टोटल H इज द हाइट ऑफ द वाटर दैट इज प्रेजेंट ओवर द इम्परवियस लेयर. टोटल हेड कितना हो जाएगा, H प्लस टी सीपेज हेड. इसमें हमने थिकनेस को भी कंसिडर किया है. नाउ अपलिफ्ट प्रेशर इज गामा डब्ल्यू H प्लस टी. सिंपल, जो भी वहां पे हाइट होता है वाटर का इनटू गामा डब्ल्यू इज द अपलिफ्ट प्रेशर. सिंपल, वी हैव टू अप्लाई टू प्रिवेंट अपलिफ्ट वेट ऑफ द फाउंडेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट अपलिफ्ट फोर्स. ठीक है, वेट ऑफ द फाउंडेशन क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू इंटू वन इंटू टी. सिंपल, जो हमारे पास यहाँ पे इम्परवियस फाउंडेशन है उसका वेट निकाल लीजिए. जी गामा डब्ल्यू हो गया डेंसिटी ऑफ कंक्रीट into 1 is the cross section area into thickness of the floor. That should be greater than equal to what, your uplift force. Uplift force is gamma w H plus T into cross section area. This gives you this condition of thickness that should be greater than equal to H upon G minus. H is the required seepage at any point and T is the thickness of foundation. This is the condition to prevent uplift in the structure according to the Bly's theory. That is, thickness of the impervious layer should be greater than equals to H divided by G minus. डिजाइनिंग के लिए बात करेंगे तो सिंपल एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 और हमारे पास वैल्यूज निकल के आ जाएंगी 4/3 H डिवाइड बाय G माइनस. ठीक है, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा लिख दिया था, दैट 3 इज नॉट हेयर. 4/3 H अपॉन G minus 1 फॉर द डिजाइनिंग केस. दो केस डिस्कस कर लिया हमने. पहला था आपका सीपेज दैट इज ऑफ पाइपिंग फेलियर एंड सेकेंड इज टू प्रिवेंट द अपलिफ्ट प्रेशर. ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं. ब्लाई हैज रिकमेंडेड सर्टेन वैल्यूज ऑफ सी. मैंने आप लोगों से बात की, सी इज द ब्लाइज क्रीप कोएफिशिएंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल अकरिंग एट द रिवर बेड. द सीपेज हैड टू बी मेजर्ड फ्रॉम द वाटर लेवल अपस्ट्रीम ऑफ द रिवर वियर टू द कोरस्पॉन्डिंग वाटर लेवल डाउनस्ट्रीम ऑफ द वियर. मतलब जो भी हेड डिफरेंस आएगा वो हमको सीपेज हेड की तरह एज्यूम करना है. लिमिटेशंस ऑफ ब्लाइज थ्योरी. ब्लाइज थ्योरी क्या लिमिटेशन है, बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाएंगी. इतना सिंपल तो सीपेज एनालिसिस तो होगा नहीं. सिंपल, ब्लाई ऑब्जर्व नो डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सीपेज. आपका हॉरिजॉन्टल वाटर मूव कर रहा है, वर्टिकल मूव कर रहा है, जैसे भी आपका मूव कर रहा है वाटर, उसने बोला कि देयर विल बी नो डिफरेंस इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सीपेज, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट इज ब्लाई ऑब्जर्व नो डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस ऑफ इनर एंड आउटर फेस ऑफ शीट. जो भी हमारा इनर फेस आउटर फेस पे जो भी हमारा सीपेज लग रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं किया, पर एक्चुअली में डिफरेंस होता है. Bly did not indicate any significance of exit gradient. Exit gradient कोई significant नहीं बताया गया यहाँ पे, but exit gradient is the most important condition. Exit gradient आप लोगों ने soil mechanics में भी पढ़ा होगा कि exit gradient should be less than the critical gradient, then only piping will not occur in the soil. ठीक है, next जो आपका Bly ने बोला, if it is not proportional to the creep length, but it is not true as per the Khoslas theory.
ब्लाई ने क्या बोला, जो आपका हेड लॉस आ रहा है वो क्या हो रहा है, क्रीप लेंथ के प्रोपोर्शनल है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू कोसलास थ्योरी जो बाद में ऑब्जर्वेशंस आई थी। लास्ट पॉइंट इज ब्लाई डिड नॉट स्पेसिफाई द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग अ कट ऑफ एट द डाउनस्ट्रीम एंड। डाउनस्ट्रीम एंड पे हमको कट ऑफ प्रोवाइड करना है कि नहीं, ये क्लियरली मेंशन नहीं है ब्लाइस थ्योरी के अंदर, बट इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एसेंशियल टू प्रोवाइड a deep vertical cut at the downstream end to prevent piping as per observed by the Khosla। ठीक है, these are the main limitations, lot of limitations for the Bly's theory। इसी limitations को हमने दूर किया है using Khosla's theory। उससे पहले एक बीच में और थ्योरी आई थी, that is Lane's weighted creep theory। इसमें कुछ नहीं, सिंपल हमको जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है। हमने वेटेज दिया है हॉरिजॉन्टल लेंथ को 1/3, वर्टिकल लेंथ को दिया है 1, और सिंपली हमारे पास लेंथ चेंज हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू h/3 प्लस वर्टिकल डिस्टेंस। दिस इज द न्यू क्रीप लेंथ, दिस इज न्यू क्रीप लेंथ अकॉर्डिंग टू द क्रीप्स थ्योरी, लेन वेटेड क्रीप थ्योरी। ठीक है, h is the total horizontal length of the creep and v is the vertical length of the creep। सिंपली हमारे पास लेंथ निकल के आ जाएगा by using this weighted creep theory। रेस्ट विल बी सेम, टोटल लेंथ आ जाएगी एंड टोटल लेंथ जो है कांस्टेंट वैल्यू देगा हमारे को क्रीप की। नेक्स्ट इज द खोसलास थ्योरी, द लास्ट थ्योरी फॉर द सीपेज एनालिसिस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस। ठीक है, चलिए बात करते हैं खोसला थ्योरी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजम्पशंस की। एजम्पशंस क्या बोलते हैं इसके, द आउटर फेस ऑफ द एंड शीट पाइल्स इज मच मोर इफेक्टिव इन कॉजिंग हेड लॉस एज कंपेयर टू इनर फेसेस एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द फ्लो। जो भी आपका एंड शीट पाइल का आउटर फेस है इज मच मोर इफेक्टिव इन कॉजिंग हेड लॉस। जो आपका हेड लॉस हो रहा है, दिस इज हेड लॉस। ठीक है, दिस इज हेड लॉस एज कंपेयर टू द इनर फेसेस। जो भी आपका इनर फेस है उसका या फिर कोई भी हॉरिजॉन्टल लेंथ है उससे आपका ज्यादा इफेक्टिव होता है आउटर फेस ऑफ द एंड शीट पाइल्स। द इंटरमीडिएट शीट पाइल इफ स्मॉलर इन हाइट देन द एंड शीट वाज इनइफेक्टिव। इसने सारी चीजें कंसिडर की जो हमको ब्लाई के में हमको लिमिटेशंस के तौर पे दिख रही है। द पाइपिंग ऑफ द फ्लोर स्टार्टेड फ्रॉम द टेल एंड दैट इज एट द एग्जिट ऑफ द फ्लोर। दिस विल हैपन इफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट एग्जिट, that is exit gradients becomes more than the critical hydraulic gradient। this is the most important point। जो आपका टेल एंड पे हेड लॉस है, जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, वही डिसाइड करेगा आपका पाइपिंग होता है कि नहीं होता। इफ दैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज मोर देन द योर क्रिटिकल ग्रेडियंट एज पर द सॉइल्स, then it will cause the piping in the soil। it is absolutely essential to provide a deep vertical cut off। this is cut off। ठीक है, typing mistake is there। vertical cutoff is provided at the downstream end to prevent piping। पाइपिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमको डाउनस्ट्रीम एंड पे कट ऑफ प्रोवाइड करना इज द एसेंशियल पार्ट, जो हमको ब्लाइज के अंदर डिमेरिट्स के तौर पे दिखा था। सिंपल रेजिडुअल हेड हम कैसे निकालते हैं, देयर इज अ फंक्शन गिवन इन द खोसलास थ्योरी दैट इज phi into h। phi is this term 1/pi cos inverse 2x/b। this is total width b। okay, this is the impervious layer b। b/2 जो उसका सेंटर होगा, सेंटर पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं। सेंटर के लेफ्ट में जो है हम नेगेटिव एज्यूम कर लेते हैं, सेंटर के राइट में हम पॉजिटिव एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एंड दैट एक्स वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ग्रेडियंट गिवन इन द Khosla's theory 1/pi cos inverse 2x/b। h is the residual head, phi is the residual seepage head potential function। जो भी आपका रेजिडुअल हेड आएगा वो कैसे वेरी करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। h is the total seepage head। ठीक है, एनालिसिस की बात करें, इसके अंदर जो डेरिवेशन निकल के आता है वो मैंने आप लोगों को नोट्स के अंदर लिखवा दिया है। सिंपल, जो भी हमारा प्रेशर फोर्स लग रहा है, dp is pressure force, pressure law force acting on the particle p। ठीक है, और जो आपका हेड लॉस को ओवरकम करने के लिए आ रहा है दैट इज P माइनस DP। ठीक है, सिंपली देखिए क्या होगा, तो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा किसी भी पार्टिकल के ऊपर, दैट इज PdA इज द फोर्स अप्लाइंग एंड टू ओवरकम द फ्रिक्शन फोर्सेस इज P माइनस DP इंटू DA। सिंपली हमारे पास नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या हो जाएगा, इज DP इंटू DA, नेट सीपेज फोर्स। ठीक है, नेट सीपेज फोर्स।
ठीक है। दिस नेट सीपेज फॉर पर यूनिट वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड, हम क्या करेंगे, इसको पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी ए इंटू डी पी डिवाइड बाई डी ए इंटू डी एल। ठीक है, हमारे पास सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए से डी ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब डी पी डिवाइड बाई डी एल, दैट इज द ओनली टर्म लेफ्ट टू कंसिडर सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल। देयरफॉर नेट सीपेज पर यूनिट वॉल्यूम इज डी पी बाई डी एल, डी पी को हम क्या लिख सकते हैं, गामा डब्ल्यू डी इंटू एच डिवाइड बाई डी एल। तो प्रेशर वेरिएशन आएगा गामा डब्ल्यू डी एच हो जाएगा, क्योंकि डी एच इज द टोटल हेड लॉस इन द स्मॉल लेंथ ऑफ डी एल, गामा डब्ल्यू डी एच इंटू डी एल इज द डिवाइड बाई डी एल इज द टोटल सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा डब्ल्यू इंटू जी ई, दैट इज एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, नेट सीपेज फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉइल पार्टिकल इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, एग्जिट के ऊपर ये वैल्यू निकल के हमारे पास आ गई। नाउ द योर स्टेबलाइजिंग फोर्स इज व्हाट, गामा सबमर्ज्ड इनटू वी, क्योंकि हमारा सॉइल टोटल सबमर्ज्ड है, तो जो हमारा स्टेबलाइजिंग फोर्स आएगा इज गामा सबमर्ज्ड इनटू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल प्रेजेंट देयर। ठीक है, सिंपली इसको इक्वेट कर दिया हमने गामा डब्ल्यू इंटू जी इंटू वॉल्यूम से। ठीक है, गामा सबमर्ज का यहाँ फॉर्मूला लिख दिया मैंने, गामा डब्ल्यू जी माइनस वन माइनस एन शुड बी ग्रेटर देन गामा डब्ल्यू जी इंटू ई। इससे मेरे पास क्या आ गया, एग्जिट ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन। दिस इज द सेम फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द सॉइल मैकेनिक्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पाइपिंग फिनोमेना इन द सॉइल, जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन। ठीक है, क्लियर है ये चीज, किसी को कोई दिक्कत, या फिर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस ई। ठीक है, दोनों हमारे पास सेम वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ई को एन अपॉन वन माइनस एन लिख देंगे तो हमारे पास ये टर्म निकल के आ जाएगी। दिस इज सेम वैल्यूज, आपने अगर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट, क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट फॉर परमिएबल सॉइल जी इज 2.65, एन इक्वल टू 1, स्मॉल एन इक्वल टू 1 एंड जी ई इक्वल टू 1। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3.4। तो जो आपका एग्जिट ग्रेडियंट आएगा प्रिवेंटिंग पाइपिंग, वो क्या हो जाएगा 1/3 से 1/4 निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट वैल्यूज आपसे पूछता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जिट ग्रेडियंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट टू प्रिवेंट पाइपिंग फेलियर, दैट मीन्स नो डिसलोकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एट द एग्जिट एंड, the exit gradient should be less than or equal to critical hydraulic gradient. Simple thing that we have discussed in the soil mechanics also. Exit gradient at the exit of the floor can be calculated from the net flow diagram. जो exit gradient होता है उसको हम net flow diagram से calculate कर लेते हैं। ठीक है, last formula and the most important formula is for the exit gradient. Exit gradient in the case of your barrages. ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। देखिए, दिस वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट इज व्हाट, यहाँ मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इज एच अपॉन डी पाई अंडर रूट लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जिट ग्रेडियंट एज पर खोसला's थ्योरी इज एच अपॉन डी पाई अंडर रूट लैम्डा, वेयर लैम्डा इज 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अल्फा इज बी बाय डी। बी क्या हो जाएगा आपका, टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द फ्लोर, और डी आपका क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ द डाउन स्ट्रीम पाइल्स। ठीक है, अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे बी बाई डी से, उससे हम लैम्डा निकाल लेंगे 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इस लैम्डा वैल्यू को यहाँ पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, एग्जिट ग्रेडियंट। दिस एग्जिट ग्रेडियंट शुड बी लेस देन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दैट इज गिवन बाय जी माइनस वन इंटू 1 minus n. n is the porosity of the soil particles. In that case, if this condition is satisfied, then only there will be no piping phenomena will occur in the your structure, in the soil present beneath the structure. ठीक है, क्लियर है ये चीज। आज हमने दो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम्स, वेरी इजी थ्योरी, वेरी इजी कंसेप्ट, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप लोगों से एनालिसिस ऑफ डैम्स के अंदर, उसी के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। नेक्स्ट वाज थ्योरी ऑफ सीपेज।
कुछ आपके छोटे छोटे टॉपिक्स अब रह गए हैं, जैसे आपका रिवर मींडरिंग, फिर आपका रह गया है आपका जो मैं बात किया था मैंने आप लोगों से स्पिलवेज के बारे में, या फिर मैं आप लोगों से बात करूँ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स जो है आपके रह गए हैं, ग्रेवंस क्या होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके हार्डली 10 से 15 मिनट के हर टॉपिक है वो रह गए हैं। आई रिक्वायर हार्डली वन मोर क्लास फॉर द फिनिशिंग दिस सब्जेक्ट। और लास्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से प्रॉमिस किया था वो मैं आप लोगों से इस सब्जेक्ट का डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, आपको नोट्स में इसके प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लीजिए चीज़ों को। और कोई डाउट आता है इन द थ्योरी, इन द कंसेप्ट पार्ट, यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम पेज, ऑलरेडी टोल्ड यू अविनाश लाइव। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को स्ट्रक्चर की क्लास करनी हो तो यू कैन ज्वाइन प्लस क्लासेस फ्रॉम 8 PM to 9 PM। यू कैन यूज माई कोड अविनाश11 कोड यूज करके यू कैन गेट 10% ऑफ ऑन ऑल द प्लस क्लासेस। ठीक है, तो आई होप आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लासेस, दैट इज द लास्ट क्लास फॉर द इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके बाकी है वो डिस्कस कर लेंगे एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द इरिगेशन इंजीनियरिंग डिस्कस कर लेंगे और आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग टॉपिक वहाँ पे फिनिश हो जाए। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, विल सी यू सून इन द लास्ट क्लास एंड आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग वहाँ पे टॉपिक डिस्कस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मुझे डिस्कस करके बताइए टेलीग्राम पेज पे कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस कर लिया है, एनवायरमेंट डिस्कस कर लिया है, इरिगेशन डिस्कस कर लिया है, स्ट्रक्चर में प्लस पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा स्टील सर्वे आपका नितेश सर कंप्लीट करा देंगे, आरसीसी वो करवा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे टेलीग्राम पेज पे डिस्कस करके बताइए कि व्हाट यू वांट टू स्टडी इन द नेक्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, ख्याल रखिए अपने परिवार वालों का, स्टे होम ओनली। ठीक है, कंडीशन जैसी भी होगी 3 मई के बाद हमें पता लगेगी कि हमारे एग्जाम्स की क्या कंडीशंस रहती है। आफ्टर 3 मई आपको जो है कुछ पता लग पाएगा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज जो ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोगों ने वो भी डिस्कस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर कीजिए, बिकॉज this all content is free of cost is provided to you. So what we can do in return for us, just share with your friends, like this video and subscribe this channel so that you can get notification for the upcoming lectures and video classes. ठीक है, thank you very much for joining and keep revising.